हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो कुछ ही दिन बचे हैं प्यारे बालकों, और उम्मीद है आप लोग पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत में कंट्रीब्यूट करने के लिए आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्यारे बालकों, आज की क्लास पहली क्लास है इंटीग्रल्स को लेके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे अपन आज। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टुडेज सेशन। प्यारे बालकों, चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम एक्चुअली में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम तीन बातों को कवर करेंगे। एक तो इंटीग्रेशन बाय बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, दूसरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ये तीन इंटीग्रेशन के तरीकों के बारे में हम सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है। जैसे मैं इस टॉपिक को आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ठीक वैसे ही आप इसको अपने मन मंदिर में बिल्कुल बसा लेंगे। इसको अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल छाप लेंगे वैसे ही। अगर आपने मेरी एक एक बात को सुना और जैसे मैं इस टॉपिक को आपको दिखा रहा हूँ वैसे अगर आपने इसको देखा, तो यकीन से मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इसके अंदर फंसा पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बालकों, सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बालकों, ये जो वर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन, इसका काम क्या है। ये कैलकुलस के अंदर कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो फंक्शन के बारे में क्या करना चाह रहा है। तो सुनिए प्यारे बालकों, हमारे पास लेट से एक फंक्शन होता था, लेट इट बी कैपिटल एफ ऑफ एक्स। हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। किसी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फंक्शन की रेट, फंक्शन का स्लोप। मैं कह सकता हूं कि लेट से स्मॉल एफ ऑफ एक्स बी द स्लोप और रेट ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं देन वी विल गेट सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन के स्लोप को। प्यारे बालकों, तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। जब मैं यहां से यहां जा रहा था तो मैंने किसकी हेल्प ली, डिफरेंशिएशन की। यहां से यहां जाने का जो तरीका था वो क्या था, डिफरेंशिएशन। अब प्यारे बालकों, मैं उल्टा आना चाह रहा हूं। अब मैं इस बात से यहां पहुंचना चाह रहा हूं। पहले मैं यहां से यहां गया हूं, अब मेरे को ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स से वापिस से मेरे को कैपिटल एफ ऑफ एक्स पे जाना है। तो प्यारे बालकों, यहां से यहां वापिस लौटने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब बात को समझिए प्यारे बालकों, जैसे आपने 11th क्लास में फिजिक्स में भी ये पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी। क्या हो गया इसको, ये क्या होता है हमारा वेलोसिटी।
तो अब मेरे को ये पता चला कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। अब किसी क्वेश्चन में अगर मान लो मेरे को वेलोसिटी पता है, मेरे को वीटी ग्राफ पता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन पता है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना, एस जो है यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है बच्चे, और वी जो है यहाँ पर वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन जो मैंने अभी अभी डिफाइन किया है। तो आपको क्या सिखाया मैंने, जब प्यारे बाल को आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलता है। अब अगर आप यहां से यहां आना चाह रहे हैं, अगर आप वी से डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहे हैं, तो आप ये चीज पढ़ के भी आए होंगे कि कुछ नहीं, वी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। और आपने इस बात को ऐसे पढ़ा होगा, एरिया अंडर द कर्व वीटी कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो मुद्दे की बात ये है, छोटी सी बात ये है, सिंपल एंड शॉर्ट बात ये है कि आपको कोई फंक्शन दिया गया था, उसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से मैं आइडिया जनरेट कर सकता हूं अपने दिमाग में, क्या कि प्यारे बाल को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते वक्त मेरे को तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मान लो इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है, तो मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को डील कैसे करूंगा, प्यारे बाल को मैं उसमें दिमाग लगाऊंगा। दिमाग लगाइए, डिफरेंशिएशन को सोच के। हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, आप समझ जाएंगे। इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन हो तो उसको आप डेवलप तो डिफरेंशिएशन से ही करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं समझिए प्यारे बाल को, जैसे मैं ये कह दूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, दिस इज माय क्वेश्चन। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, और ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स आया कहां से था, किसी कैपिटल एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से ही तो आया था, वहीं से तो हमें ये मिला था। तो मैं कह रहा हूं कि अब स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया है और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस बात का मतलब आप यहां से यहां जाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर तो ये चीज जाने वाली, भैया ये इंटीग्रेशन के अंदर गया तभी तो हमें ये मिलेगा। तो इस चीज का इंटीग्रेशन का मतलब क्या, आप मन ही मन ये सोचेंगे कि यार ये एफ एक्स नाम की जो चीज है ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकती थी। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर मेरे को सोचना हो तो मैं खुद से सवाल करूंगा, साइन एक्स किसके डेरिवेटिव में हो सकता था, तो आप कहेंगे गुरुजी माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव विल बी योर साइन एक्स। तो इसी वजह से इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स कम्स आउट टू बी माइनस कोस एक्स डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट लेते हैं, अभी सिखाएंगे कि ऐसा क्यों। घबराइए मत कि ये प्लस सी का मतलब क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोस एक्स प्लस सी लिखा कैसे। प्यारे बाल को भले ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो, आपको दिमाग हमेशा डिफरेंशिएशन का ही लगाना है। आप ये सोचेंगे कि किसी चीज का इंटीग्रेशन, इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है, आप दिमाग ये लगाइए कि ये जो दी हुई चीज है, ये जो दिया हुआ फंक्शन है, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता था। तो देखो अभी साइन एक्स डी एक्स तो मैंने दिमाग लगाया कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो आप कहेंगे माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। जैसे अब मैं ये कह दूं इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स, व्हाट डज इट मीन, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन था। क्वेश्चन खुद से ये करेंगे हमेशा आप कि जो भी इंटीग्रल आपको दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में लेके जाइए, खुद से सवाल करें इंटीग्रल ऑफ cos x dx का मतलब क्या, cos x किसका डिफरेंशिएशन है।
तो आप कहेंगे यार ये तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा साइन एक्स प्लस सी। क्या ये बात समझ में आ गई है? कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो एक फंक्शन मिलता था। अब जो मिला हुआ फंक्शन है इसको अगर आप फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आप पहले वाले फंक्शन पे ही पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या सिखाया? इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप हमेशा ही ये दिमाग लगाएंगे कि दी हुई चीज किसका डेरिवेटिव हो सकती है। दैट्स इट, इतना सा ही आपको सोचना है प्यारे बाल को। आइए ये प्लस सी के लफड़े को भी समझ लेते हैं। प्लस सी का क्या पंगा है? देखिए, अब मान लो मेरे पास कोई फंक्शन था, लेट्स से मैं ये कह देता हूं, लेट्स से साइन एक्स। चलो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, उल्टे से पहुंचते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं। फंक्शन क्या है मेरे पास? लेट्स से 2x प्लस 3। ये मेरे पास कोई फंक्शन है। मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या दे देगा? 3 का तो 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव इज 2। जब हम फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस 2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये तो मिल गया 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा। कैसे होगा ये हम आने वाले अभी आगे की क्लास में अभी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x। ये तो मिल गया, लेकिन जब आप डिफरेंशिएट कर रहे थे उस वक्त ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसका डेरिवेटिव 0 हो गया था, यानी कि वो चीज यहां से उड़ गई थी। प्लस 0 लिखने का कोई मतलब होता नहीं, जो कि यहां नहीं आ पाई। क्या मेरी बात समझ गए? इसलिए हम ये सोच के चलते हैं कि भैया हो सकता है इस फंक्शन के डेरिवेटिव के पास, सुनो सॉरी, इस फंक्शन के इंटीग्रेशन के पास कोई कांस्टेंट टर्म भी रही हो। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? 3 है, इसलिए हम प्लस सी लिखते हैं। मुद्दे की बात यह है, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0, जो कि यहां पर नहीं दिखता। यहां तो केवल 2 पहुंचा। आप बात को समझिए। इसलिए प्यारे बाल को जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x तो मिल जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म नहीं मिल पाएगी। उस कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू टेक प्लस सी। क्या आपको समझ में आ गया? कांस्टेंट क्यों लेते हैं साथ में? हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी हम जब क्लास आएगी तब सीखेंगे। आई होप इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई चिंता वाली बात आपको लगनी नहीं चाहिए। जैसे ही आपने डेफिनेशन पढ़ी है, देखो क्या पढ़ा अभी तक कि इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या? कुछ नहीं करना, उस फंक्शन का खुद से ये सवाल करें उस फंक्शन को लेके कि यार ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव हो सकता था। जैसे हमने देखा cos x, तो वो sin x का डेरिवेटिव था, तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x। इतनी सी बात है। आइए इस बात के ऊपर बेस्ड, इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड कुछ एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फटाफट लिख देता हूं। जैसे कि प्यारे बाल को मैं एक दो को ऐसे दिखाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे हमने देखा डी बाई डी एक्स हो साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो व्हेन वी इंटीग्रेट कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी विल गेट sin x plus some constant c. Similarly, if we differentiate cos x, then we will get minus sin x. cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो जब हम माइनस sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये मिलेगा। दिस हैज टू बी इक्वल टू cos x प्लस c। माइनस साइन है, इसको उधर भेज दो तो आप पाएंगे sin x dx विल बी इक्वल टू, माइनस साइन को उधर भेज दिया तो माइनस cos x। और कांस्टेंट टर्म क्या, आप माइनस साइन लगा भी दो तो अभी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो स्टिल
इट्स प्लस सी। देन डी बाई डी एक्स हो, आप पढ़ के आए हैं टेन ऑफ एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चे, अल्टीमेटली वी विल गेट टेन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप सोच सकते हो सारे इंटीग्रल्स को। तो मैं कुछ एक लिख देता हूं फटाफट। जैसे प्यारे बाल को, मेरे को अब दिखाई दिया सेक एक्स टेन एक्स, तो खुद से सवाल करो सेक एक्स टेन एक्स किसके डिफरेंशिएशन में दिखता था। आप कहेंगे गुरुजी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसी वजह से इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। एक और ले लेते हैं, जैसे मैं ये कह दूं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स किसके डेरिवेटिव में था प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर कोट एक्स प्लस सी। तो इसी वजह से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जहां कहीं भी हमें दिखेगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। इस माइनस साइन को उधर भेजा है। जैसे प्यारे बाल को आप पाएंगे वन बाई एक्स डी एक्स। प्यारे प्यारे बच्चों खुद से सवाल करो वन बाई एक्स किसका डेरिवेटिव था, लॉग एक्स का। तो इस वजह से वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। ऐसे ही चलो अगले पे ले लेते हैं। ऐसे ही प्यारे बाल को ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल की बात करते हैं। तो खुद से सोचो एक बार, जब मैं ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करता था तो क्या आता था ए टू दी पावर एक्स एल एन ए। तो प्यारे बाल को सुनते जाओ, इसका मतलब अगर यहां पर ए टू दी पावर एक्स के इनटू में एल एन ए होता तो उसका इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स होता। भाई इस चीज का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये यहां से यहां गए तो यहां से यहां वापस आ गए, यहां से यहां जाने का तरीका डिफरेंशिएशन, यहां से यहां आने का तरीका इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर ये होता तो उसका आंसर तो ये होता ए टू द पावर एक्स। तो हमने जबरदस्ती एल एन ए से मल्टीप्लाई किया और एल एन ए से डिवाइड किया। अब देखो कांस्टेंट टर्म्स जो है वो बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन के अंदर। तो हम कहेंगे ये अलजेब्रा का पार्ट अभी सीखेंगे, अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं। तो आप कहेंगे गुरुजी इस इंटीग्रल की वैल्यू तो कुछ और नहीं ए टू दी पावर एक्स ही होगी प्लस सी। इसी वजह से ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स बाई एल एन ए प्लस सी। एक और इंपॉर्टेंट वन है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। प्यारे बच्चे जब भी एक्स की पावर में एन होगा, मेरी बात समझिए, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। पावर में एक जोड़ेंगे, जो आया उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे। यहां पर ध्यान रखिए n जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, n हैज टू बी कांस्टेंट। अभी बात करेंगे व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, ये सारी तमाम बातें हम यहां पर करेंगे। अभी केवल मैं आपको फॉर्मूलाज ड्राइव करना सिखा रहा हूं। तो ऐसे तमाम फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। अभी कुछ दिनों में पेपर हैं, अब भी अगर फॉर्मूलाज याद नहीं तो ये तो वास्तव में एक समस्या है। खैर जैसे मैं ये कह दूं वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, किस चीज का डेरिवेटिव ये होता है, याद करो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो आंसर इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हमें ये दिखाई दे वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्यारे प्यारे बच्चों किस चीज का डेरिवेटिव ये होता है, सर ये तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, हेंस इंटीग्रल ऑफ दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली एक दो और दिखा देते हैं आपको, जैसे मैं कह दूं e टू दी पावर x dx, किस चीज का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। आप कहेंगे e टू दी पावर x का डेरिवेटिव ही e टू दी पावर x होता है, हेंस आंसर इज e टू दी पावर x प्लस सी। आई होप ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ये बेसिक्स हैं। आपको अगर ये नहीं पता तो फिर आप इस चैप्टर के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बाल को। अब एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रा के ऊपर आने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। ये
यूं समझ लो की पॉइंट है, की पॉइंट टू रिमेंबर। की पॉइंट्स कर लो, एक्चुअली में दो की पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको ये बातें याद रखनी। फर्स्ट वन, एक तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। अगर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस नहीं पता तो आप बात नहीं कर सकते। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है? तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सुनते जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, लाठी क्या है? यहाँ पर इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है ये उल्टा साफ, और साथ में लेट से dx ले लिया मैंने। ये जो d जिसके पास है ना, किसके पास है? x के पास। d जिसके साथ लिखा हुआ है, अभी x के साथ लिखा हुआ है, तो क्वांटिटीज containing x are to be treated as variable, rest all are constant। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है समझिए प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं लाठी का काम ये कर रही है, जिसके पास d है ना, किसके पास? अभी x के पास है, तो x को कंटेन करने वाली क्वांटिटीज ही क्या कहलाएंगी? वेरिएबल। बाकी सब कुछ क्या होंगे? कांस्टेंट। क्या कह रहा हूं सुनते जाइए प्यारे बाल को। लेट से मैं दो फंक्शंस लेता हूं, एक लिया मैंने फॉर एग्जांपल, लेट से अपन ले लेते हैं e टू द पावर t dx, और एक अपन ने ले लिया e टू द पावर t dt। सुनते जाओ प्यारे बाल को, यहां पर जो e टू द पावर t है ना, इस क्वांटिटी के पास x नहीं है। देखो लाठी किसके पास है? x के पास। तो अगर x है इसके पास तभी ये वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा ही क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसके पास तो x नहीं है, तो इस बार ये क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रल से हम बाहर निकालते हैं, तो क्या आएगा? e टू द पावर t, और यहां क्या हो जाएगा? 1 टाइम dx, और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है फाइनली? x टाइम्स e टू द पावर t प्लस c। ऐसे ही प्यारे बच्चे इस बार देखो ध्यान से, लाठी किसके पास है? t के पास। क्या क्वांटिटी के पास t है? हाँ है। इस बार ये क्या होगा? वेरिएबल। तो इस बार ये वेरिएबल है, इस बार इसका इंटीग्रेशन ये होगा e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। वो x के रेस्पेक्ट में था, अभी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में e टू द पावर t प्लस c। देखिए फंक्शन तो सेम ही है, क्वांटिटी तो सेम ही, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही, लेकिन अगर लाठी बदली तो इंटीग्रल बदल गया। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आंसर बदल गया बच्चे। इस वक्त ये आंसर है, इस वक्त ये आंसर है। तो आई होप आपको ये कांस्टेंट और वेरिएबल का पंगा समझ में आ गया होगा। जिस भी क्वांटिटी के पास ये d है, उसको कंटेन करने वाली क्वांटिटीज ही कहलाएंगी वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, चाहे वो कैसा भी दिखता हो। बच्चे की आत्मा मानती नहीं है इन बातों को, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, एक पॉइंट और है, उसको थोड़ा देर बाद में समझेंगे हम, उसको मैं जब सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा उसके बाद पढ़ेंगे, अभी यहीं पे रोकते हैं। तो आइए अपन अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वो बात है जिसके ऊपर यूं समझ लो इंटीग्रेशन की नींव रखी गई है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंटीग्रेशन का असेंस समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तमाम बातें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बच्चे। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या कहने जा रहा हूं मैं। प्यारे बच्चे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल, एक्चुअली में अलजेब्रा वर्ड जब भी हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है गणित की दुनिया में, तो हम ये समझ के चलते हैं कि चीज़ों का या तो एडिशन हो रहा होगा, या डिफरेंस की बात हो रही होगी, प्रोडक्ट हो रहा होगा, क्वोशेंट हो रहा होगा। ये तमाम बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। इंटीग्रेशन की दुनिया में अलजेब्रा के सिर्फ प्यारे बच्चों तीन ही पॉइंट हैं। एक्चुअली में तो दो ही है, तीसरा तो बेफालतू का है, फिजूल का है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। प्यारे बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप डिफरेंशिएशन जब पढ़ के आए थे तो प्यारे बाल को वहां तो आपने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए भी डिफरेंशिएशन का एक रूल पढ़ा था जिसको आप बोलते थे प्रोडक्ट रूल, फिर क्वोशेंट रूल पढ़ा था, फिर चेन रूल पढ़ा था। ये तमाम बातें इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ दो बातें हैं, तीसरी तो फालतू की है, वो तो एवी है। अगर आप पहली दो बातें समझ गए तो इंटीग्रेशन का असेंस समझ में आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ये कहता है कि भैया अगर मान लो दो फंक्शंस हैं एफ और जी, एक्स के फंक्शन हैं, और आप इनको एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दें और ऐड कर दें। सीधी सी बात, यहां प्लस तो यहां भी प्लस। और अगर दो फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो और उनका डिफरेंस ले लो। तीसरी कोई खास बात नहीं है। किसी फंक्शन f को अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आप सिंपली f का इंटीग्रेशन करो और k से मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनते जाना, केवल ये तीन ही बातें हैं गुरुजी? हाँ बेटा, ये तीन ही बातें हैं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को फंक्शन कुछ ऐसे दिख गया, इंटीग्रल कुछ ऐसे दिख गया जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, जो क्वोशेंट फॉर्म में है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे कुछ तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो भी अप्रोच लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट और क्वोशेंट रूल तो यहाँ पढ़ ही नहीं रहा। इंटीग्रेशन की दुनिया में प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल तो है ही नहीं। बाई पार्ट कुछ समय के लिए काम करता है, हर बार बाई पार्ट काम करता नहीं है, तो उसको हम कोई इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो प्यारे बच्चों सुनिए, इंटीग्रेशन के अंदर ना तो प्रोडक्ट रूल है ना ही क्वोशेंट रूल है। तो जब भी हमें चीजों का प्रोडक्ट या क्वोशेंट दिखाई देगा, हमारे दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि भैया इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पंगा है, कुछ ना कुछ लोचा है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दो ऐसे फंक्शंस के सम या डिफरेंस में। जो प्रोडक्ट, जो क्वोशेंट आपको दिया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट करें मेरे बच्चे ऐसे दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस में जिनका इंडिविजुअली आपको इंटीग्रेशन आता हो। जैसे देखो, मैंने दो फंक्शंस एफ और जी में तोड़ा, एफ का भी इंटीग्रेशन मेरे को आना चाहिए और जी का इंटीग्रेशन मेरे को आना चाहिए। प्यारे बाल को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रेशन की दुनिया में हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल ये सब नहीं जानते बच्चे। तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई इंटीग्रल हमारे सामने आता है जो प्रोडक्ट फॉर्म या क्वोशेंट फॉर्म में दे रखा है, तो हम अपनी बुद्धि लगाएंगे और दिए हुए इंटीग्रल को दो ऐसे इंटीग्रल्स में तोड़ेंगे जिनका सम और डिफरेंस दिख रहा हो और इंडिविजुअली उनका इंटीग्रेशन भी तुम्हें आता हो। जैसे समझिए प्यारे बाल को, मैं ये कह दूं, लेट्स से देखिए, ये एक इंटीग्रल है हमारे पास 1/sin² इंटू cos²x। प्यारे बच्चों, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्वोशेंट फॉर्म में एक इंटीग्रल है। हमें कोई ऐसा रूल नहीं पता
तो हम अपनी बुद्धि लगाएंगे और इस दिए हुए इंटीग्रल को दो ऐसे फंक्शंस में तोड़ूंगा जिनका इंडिविजुअली मेरे को इंटीग्रेशन आता हो और उनका सम और डिफरेंस ही होना चाहिए। क्या कह रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से समझिए क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि 1/sin² x cos²x इसको हमें डील करना है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे करे कैसे करे। तो एक चीज याद आई मेरे को, अभी ये पढ़ेंगे हम, घबराइए मत, कि यार sin² x और cos² x और ये 1 इनके बीच में एक रिलेशन है। 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² x dx। भाई 1 को ऐसे लिख सकते हैं, sin² प्लस cos² क्या होता है 1। अब प्यारे बाल को आप इसको अलग अलग डिवाइड करें एक बार, तो हम इसको ऐसे यहां पर डील कर लेते हैं। तो ये क्या दिखेगा, sin² x बाई sin² x cos² x dx प्लस cos² x बाई sin² x इंटू cos² x dx। sin² x से sin² x उड़ा, cos² x से cos² x उड़ा। यहाँ क्या बना हमारे पास 1/cos² x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, sec²x। यहाँ हमारे पास क्या है 1/sin²x विच इज cosec²x। देखो देखो प्यारे बालको, मैंने दिए हुए क्वेश्चन को अपने तरीके से, अपनी सूझबूझ से ऐसे दो इंटीग्रल्स में तोड़ दिया है जिनका मुझे सम नजर आ रहा है और इंडिविजुअली इनका इंटीग्रेशन मेरे को आता है। sec²x का क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी tan x। cosec² x का क्या होगा, माइनस cot x प्लस c। ये मैं आपको समझा रहा हूं, यही है आइडिया। यहीं से दिमाग में आया कि अच्छा, अगर हमें प्रोडक्ट क्वेश्चन या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी उल फिजूल दे रखा हो तो हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हमारी बुद्धि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी कि जैसे तैसे दिए हुए इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़िए, उनका सम और डिफरेंस दिखना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे उनका इंटीग्रेशन मेरे को आना चाहिए। यही है, ये जो क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मुलेट करना, ऐसे तोड़ना, इसी को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये तमाम बातें सीखना, यानी कि हर क्वेश्चन की अलग अलग काइंड के क्वेश्चंस को कैसे हम अलग अलग फंक्शंस के सम और डिफरेंस में तोड़ें जिनका इंटीग्रेशन हमें इंडिविजुअल लेवल पे आता हो। ये जो तोड़ने का तरीका है इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा काम है। ये सब बातें सीखना ही हमारा काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स क्लियर हो गए सभी बच्चों को। प्यारे बालकों, ये समझिए जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, इंटीग्रेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो 50% बातें तो केवल ये बातें ही कंट्रीब्यूट करेंगी, और 50% केवल मेथड्स हैं। अलग अलग काइंड के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, अलग अलग मेथड्स हम लगाएंगे टू गेट द सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस जिनका इंडिविजुअल लेवल पे मुझे इंटीग्रेशन आता हो। दैट्स इट। पूरे चैप्टर का एसेंस यही है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। प्यारे बालकों, एलजेब्रा की हेल्प से पहली जो हमारी ट्रिक है, या मैं ये कहूं पहला जो मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन सीखने का, वो है इंटीग्रेशन बाय बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। हल्की फुल्की एल्जेब्रा ऑपरेशंस का मतलब, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चीजों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, घटा दो, ये तमाम बातें हल्की फुल्की एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, और आपका क्वेश्चन फटाक से हो जाए। ये जो मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें पढ़ना है। आइए इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस हैं, करते हैं। प्यारे बाल को देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देखने का तरीका समझो आप। क्वेश्चंस भले ही आसान हो, लेकिन
अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो व्यर्थ है आपका ये सब पढ़ना, फिर तो रट्टाफिकेशन है ही। सुनते जाइए। मेरे पास यहां पर तीन तीन एक्सप्रेशंस हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये। चेक करो क्या इनका सम और डिफरेंस है? हाँ, सम और डिफरेंस ही दिख रहा है। क्या इनका इंडिविजुअल लेवल पे इंटीग्रेशन आता है? आता है। x की पावर n की फॉर्म ये दिख रही है, x टू द पावर n फॉर्म दिख रही है, यहाँ पर e टू द पावर x दिख रहा है, यहाँ पर 1/x दिख रहा है। क्वेश्चन पहले से ही सेट है, सम दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे इंटीग्रेशन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? कर दो सेपरेटली इंटीग्रेट। अलजेब्रा यही तो सिखाता है। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है ना अभी, कि भाई अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। सम दिख रहा है तो सम। अभी क्या दिखेगा? 2 इंटू ए टू द पावर एक्स डी एक्स। अभी माइनस है, डिफरेंस है तो डिफरेंस। क्या बात समझ गए? पहले चेक करेंगे सम और डिफरेंस ही दिख रहा है ना? हाँ वही दिख रहा है। क्या इंडिविजुअल लेवल पे इंटीग्रेशन आता है? हाँ आता है, तो प्रोसीड करें, अदरवाइज कुछ जुगाड़ पानी लगाएंगे। तो समझो गुरुजी, ये तो x टू द पावर n वाली फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3/2 जो है वो कांस्टेंट है। मैंने पहले बताया था x टू द पावर n में n कांस्टेंट है, तो 3/2 कांस्टेंट है। हाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3/2 प्लस 1, जो आया वो ही नीचे, प्लस प्लस। देखो k टाइम्स एफ एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है। दो तो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट दो? गुरुजी दो के पास x नहीं है। याद करो मेरी बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दो के पास x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ गए। अंदर क्या बचेगा? e टू द पावर x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस माइनस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? log x। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। प्लस सम कांस्टेंट c। इजी, बेहतरीन। आइए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चंस का धागा उधेड़ के रख देंगे, जैसे मैं सिखा रहा हूं अगर आपने वैसे कैलकुलस को देखा तो। आइए इसको देखते हैं। प्यारे बाल को क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड केयरफुली। धीरे धीरे आइडिया डेवलप करो अपने अंदर। क्या आपको क्वोशेंट नजर आ रहा है? हाँ क्वोशेंट नजर आ रहा है गुरुजी। तो तो क्या करें? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन से इंटीग्रेशन। तो अलग अलग डिवाइड करके देखो क्या बात बन सकती है। अलग अलग डिवाइड करके देखा तो यहां आएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² dx। प्यारे बच्चे, ओ सॉरी, यहां क्या बचा? x। अलग अलग इंटीग्रेट कर देते, माइनस, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ x टू द पावर -2 dx। नीचे था तो पॉजिटिव पावर, ऊपर गया तो नेगेटिव पावर हो गई। देखो आपने जब इसको सेपरेटली डिवाइड किया तो केवल इतना करने मात्र से ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो गया है, जिनका डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। मुझे या तो सम ही चाहिए या मुझे डिफरेंस ही चाहिए, तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तो क्यों ना अब मैं इनको इंटीग्रेट कर दूं। क्या आपको एक्स का इंटीग्रेशन आता है? हाँ आता है। कैसे करेंगे? एक्स टू द पावर 1 है, एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है? आता है। कैसे करेंगे? एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। तो कर दो बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 2/2 भाई 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई सेम, पावर में एक जोड़ा। ये बस अब आगे की सिंप्लीफिकेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं। सोल्व एंड गेट। आई होप ये दो चुटकुले टाइप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मेरा टारगेट है आपके जहन में कॉन्सेप्ट को बिठाना। अगर एक बार वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट, वंस यू गॉट द आइडिया, उसके बाद तो क्वेश्चन तो खुद ब खुद हो ही जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये लो, ये लो, ये लो, एक और बकवास बात। जैसे देखिए क्या कह रहा है, √x - 1/√x इसका होल स्क्वायर dx। इसको समझो तो सही है क्या है। आप कहेंगे गुरुजी देखिए ये ऐसा है,
किसी चीज का होल स्क्वायर, इसका मतलब वो खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यही तो मतलब होगा इसका। अरे ये तो दो चीजों का प्रोडक्ट दिख गया, और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, तो हल्की फुल्की अलजेब्रा लगाओ। अलजेब्रा लगाने का मतलब क्या? अरे इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? इसी को लिखना है। तो आप क्यों ना इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर सोच ले, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इज x, प्लस बी स्क्वायर वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर इज वन बाई एक्स, माइनस 2ab, 2 टाइम्स रूट एक्स टाइम्स वन बाई रूट एक्स dx। रूट एक्स से रूट एक्स उड़ा, कम्स आउट टू बी x प्लस वन बाई एक्स माइनस 2 dx। देखो, तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस में ये चीज टूट चुकी है, जिनका सम और डिफरेंस ही दिख रहा है, और जिनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। x का क्या हो जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर बाई 2। वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा? log x। माइनस 2 का क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस सी। इजी पीजी। आई होप यू गॉट द आइडिया। इस वाले क्वेश्चन को देखो, फिर से हमें दिखा, अरे ये तो क्वोशेंट है, तो क्यों ना इसको डील किया जाए विद सम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो सोचेंगे कैसे खेल रहे इसके साथ यार, सेपरेटली डिवाइड तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ऊपर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिख रही है जिसके फैक्टर्स मैं जानता हूं। तो फैक्टर्स जानते हो तो कर लो, तो चलो इसके फैक्टर्स करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। दिस इज वॉट वी हैव गिवन। प्यारे प्यारे बच्चों, यहां से और यहां से, इन दोनों में से क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या दिखेगा आपको? यहां से तो एक्स बचा और यहां से माइनस वन। इन दोनों में से प्लस वन कॉमन लिया तो फिर से एक्स माइनस वन दिखा। फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अरे गजब, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन उड़ गया। चुटकुला है ये तो गुरुजी, चुटकुला। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, एक्स क्यूब बाई 3, वन का एक्स प्लस सी। इजी पीजी। समझ में आ गया होगा आपको। आइए एक और देखते हैं। जैसे अब ये तो डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है, ये क्वेश्चन तो डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ये है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो आपको कह रहा है ये फंक्शन निकाल के बताओ यार। मेरी बात समझिए, इस चीज का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो आपका एफ ऑफ एक्स मिलेगा कैसे? आप कहेंगे गुरुजी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। याद करिए मेरा इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेशन के बारे में सिखाया था आपको। डेरिवेट करने से ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करने से ये मिल जाएगा। मुझे यही निकालना है, यही तो क्वेश्चन है, तो ये निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बराबर 4x क्यूब। देखो डिफरेंस दिख रहा है, दोनों का इंडिविजुअल लेवल पे इंटीग्रेशन में जानता हो तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो। कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तीन भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या इसको एक्स टू द पावर माइनस 4 लिख दे बच्चों? बिल्कुल लिख दो सर। एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स टू द पावर 4 बाई 4, पावर में एक ऐड किया वही नीचे, माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। इधर देखेंगे, 4 से 4 उड़ा, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास?
एक्स टू द पावर 4, और देखो यहाँ पर -4 + 1 -3, ये -3, -3 को -3 से उड़ाया +1, और यहाँ एक्स टू द पावर -3 बचेगा। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? बच्चे नहीं हो आप नर्सरी क्लास के, और वैसे वो भी इस चीज को तो जानता ही है, +c। अब ये c का लफड़ा आ गया। c क्या है? हम तो क्यूरियस है ना कि ठीक है कांस्टेंट साथ में आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू भी तो बताओ। उसके लिए देखो ये आइडिया दे रखा है, कह रहा है जब फंक्शन के अंदर हम 2 भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट 0। तो आप भेज दो, आप 2 भेजिए, आपको क्या मिलेगा? यहां भेजोगे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 4 +1/2 टू द पावर 3 प्लस सम कांस्टेंट सी। और इस चीज की ओवरऑल वैल्यू क्या दे रखी है? 0। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, तो यहां से हमें क्या दिखाई देगा? 2 टू द पावर 4 इज 16 +1/8 +c = 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई? -16 + 1/8। इसको सोल्व कर लेना, यहां रख देना, you'll get the f of x, इजी पीजी। तो मेरे ख्याल से आपको पहला मेथड इंटीग्रेशन का समझ में आ गया होगा कि हल्की फुल्की अलजेब्रा लगाने से, हल्की फुल्की अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाने से भी इंटीग्रेशन के सवाल सोल्व किए जा सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक अलग कैटेगरी क्वेश्चंस की, मतलब अब आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि जैसे अभी तक जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस में की हेल्प से जो हमने इंटीग्रेशन सीखा, उन तमाम क्वेश्चंस में दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस में हमें सीधा सीधा आइडिया दिख रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ करेंगे तो कुछ होगा। मतलब आपको बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ तो भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और वो हाथ पैर मारने का एक तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है, सुनते जाइए प्यारे बालकों। मैं इसके अंदर 3 टाइप्स पढ़ाता हूं बच्चों को, अब सुनते जाइए। पहली टाइप, अगर हमारे पास नीचे फंक्शन दिखाई दे और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिखाई दे, तो प्यारे बालकों इसका आंसर तो होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ fx + c। बात को सुनना, 2 एक्सप्रेशंस का मुझे क्वोशेंट दिख रहा है, जिसमें से एक एक्सप्रेशन नीचे वाले के यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट का खुद ही क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ fx + c। अब log अपने अंदर कभी भी नेगेटिव चीज ले नहीं सकता, तो हम इसका मोड लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि log ऑफ mod ऑफ fx + c। चलिए भाई, log के अंदर जो भी नंबर जाता है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव जाना चाहिए, पॉजिटिव जाना चाहिए, तो वी हैव टू टेक मोड। ठीक है। और fx की वैल्यू वैसे भी 0 नहीं हो सकती, अगर fx की वैल्यू अगर 0 होगी तो नीचे वाली चीज डिफाइन नहीं होगी। खैर ये सब तमाम बातें थोड़ी सी अभी ये सब नहीं सीखेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपका काम इतने से चल सकता है। चलिए सुनते जाइए। तो ये आया कैसे गुरुजी, वो तो सिखाओ हमें। ठीक है, ये टीरी का आपने बता दी। अगर हमें 2 एक्सप्रेशंस का ऐसा क्वोशेंट नजर आए कि न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो, तो हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे log ऑफ fx + c। व्हाट्स द पॉइंट, आप समझिए। जैसे मैं ये कह दूं 2x/x² + 1 dx, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन है। देखो 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक 2x है और एक x² + 1 है। मेरे को क्वेश्चन नजर आया, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर पार्ट जो है, याद रहे न्यूमरेटर ही होना चाहिए, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में देखना चाहिए। न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर का क्या है? डिफरेंशिएशन। x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं
दिस इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। और अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी कि ये चीज पॉजिटिव है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सिंपली। खैर आइए, अब आइडिया क्या है, ये चीज आई कैसे वो समझिए। अब सब्स्टिट्यूशन का आइडिया क्या है वो सुनेंगे सभी बच्चे। अब एक बच्चा कहेगा गुरुजी ये दिमाग में आया कैसे। तो सुनो, मेरे को क्वोशेंट दिखाई दिया, अब इंटीग्रेशन में मैं क्वोशेंट का इंटीग्रेशन तो नहीं जानता, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बाल को सुनते जाइए, ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद बिल्कुल बल्ले बल्ले है। प्यारे बाल को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताया था, क्वेश्चन भले ही इंटीग्रेशन का हो, आप हमेशा ही सोचेंगे डिफरेंशिएशन के नजरिए से। आपकी बुद्धि हमेशा ही डिफरेंशिएशन के नजरिए से चलनी चाहिए। क्वेश्चन भले ही इंटीग्रेशन का हो, आप और हम दिमाग हमेशा किसका लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का। तो प्यारे बाल को जब आप ये ना सोच पाए कि दी हुई क्वांटिटी किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप क्वेश्चन के अंदर ये ढूंढे कि क्वेश्चन के अंदर कोई पार्ट किसी पार्ट का डेरिवेटिव तो नहीं है। समझिए, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन लिया, आपके सामने ये लिया था क्वेश्चन हमने अभी, मैं ये देख पा रहा हूं कि यार क्वोशेंट है, कुछ ना कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या सिखाया, इसका डायरेक्ट तो आप नहीं सोच सकते कि यार ये किसका डिफरेंशिएशन था, पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि यार ये किसका डेरिवेटिव था। अब वो तो आया नहीं, तो आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कोई पार्ट किसी पार्ट का डेरिवेटिव तो नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया यार 2x जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव है। तो जिस पार्ट का डेरिवेटिव दिखता है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेरे को दिखाई दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 2x है, तो जो मेरे को डेरिवेटिव देने वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही तो डेरिवेटिव 2x दे रहा है, मैं इसी को क्या रख दूंगा, t, पुट इट इक्वल टू t। इसको सब्स्टिट्यूट करिए आप, जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद अब आप कहेंगे यार अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं टी रख रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन को मैं अगर टी में शिफ्ट करने जा रहा हूं, देखो आपके मम्मी पापा जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो आपको कमांड संभालेंगे, वो कहेंगे कि बेटा आज से घर बार सब कुछ आपका, नाउ यू हैव टू कैरी ऑन, आपको यहाँ से भागदौड़ आपको संभालनी। तो वही काम एक्स कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी रखने का मतलब क्या है, अब एक्स कह रहा है भाई सुन टी, अब आगे से क्वेश्चन तेरे हाथ में, अब तू जाने और तेरा काम। तो बेटा जब आपने कमांड टी को सौंपी है तो यहाँ पर ये लाठी भी आपको टी को पकड़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो लाठी आपने किसको पकड़ा रखी है, एक्स को। तो हमें ये डीएक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन का वेरिएबल बदला, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ये भी बदलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ आपको एक रिलेशन बनाना है यहाँ से dx और dt का। तो आप क्या कहेंगे कि सर हम तो जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। तो आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2x बराबर, इधर t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dt बाई dx। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x dx, dx को इधर ले आया इक्वल्स टू dt। ये लो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे इसका मतलब 2x dx, 2x dx, इसकी जगह तो क्या आ गया dt, और एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या आ गया t। अब देखो ये फॉर्म वही तो है dx बाई एक्स जैसा, बस x की जगह क्या आ गया t। तो देखो जब dx बाई एक्स था तो आंसर क्या होता था log x, अभी आंसर क्या हो जाएगा log t। और अंत में टी तो आपने अपने मन से लिया है ना, क्वेश्चन तो एक्स में था, हमें आंसर एक्स में ही देना पड़ेगा। तो टी का जो भी वैल्यू थी वापिस से रख दे, आंसर आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। यही मैं सिखा रहा हूं। जैसे अब क्वेश्चन के अंदर देखो, इस फॉर्म के अंदर देखिए आप, इसको हटाते हैं, इसको देखो
इस पार्ट का डेरिवेटिव मेरे को ये दिख रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो रखा एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऊपर तो डी टी, नीचे एफ एक्स की जगह क्या आ गया, टी, तो 1/t dt, आंसर इज log t प्लस सी। टी क्या है, एफ ऑफ एक्स। यही तो मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको टाइप फर्स्ट समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं, पहले टाइप में आपको टाइम लगा होगा, अगली वाले में नहीं लगेगा, बिंदास खेलिए। मतलब अगर हमें किसी पार्ट का कहीं डिफरेंशिएशन दिखे, प्यारे बच्चों मेरी बात समझिए, जहां कहीं इंटीग्रल के अंदर कोई पार्ट, सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रल इज डिफरेंशिएशन ऑफ सम अदर पार्ट ऑफ द इंटीग्रल, कोई एक पार्ट इंटीग्रल का, कोई एक पार्ट इंटीग्रल के किसी दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव है, तो जिस पार्ट का डेरिवेटिव है इसी को रख देंगे टी, सॉल्व एंड गेट। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बालकों। और मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूं, जब मेरे को ऐसी फॉर्म बनती हुई नजर आएगी कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर होगा हमेशा ही log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इजी पीजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बार मैं देख लूं वीडियो परफेक्ट चल रही है नहीं। एवरीथिंग इज परफेक्ट टिल नाउ। मूविंग ऑन, अब मेरे पास टाइप 2 है। ये क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स की पावर कुछ हो, फंक्शन की कोई पावर, और इसके बगल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखाई दे। एफ एक्स की कोई पावर, बगल में उसका डेरिवेटिव, और साथ में डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। आइडिया सेम है, किसी पार्ट का कोई डेरिवेटिव दिखा तो क्यों ना इस पार्ट को ही अपन t रख दें। अब तो आप समझ जाएंगे फटाफट कि एफ एक्स को क्या रख दिया, t, तो एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन कम्स आउट टू बी एफ एक्स की जगह क्या रखना है, t। भाई जो एफ एक्स की वैल्यू वो t है, मैंने रख दी। इसकी पावर में n है, इसकी पावर में n है। एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या है, डी टी। अब ये तो वही है ना एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला। जब यहाँ x है तो x टू द पावर n की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब t है तो t की पावर n की बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, t टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। एंड में t की वैल्यू रखी, t की वैल्यू क्या है, f ऑफ x। इजी पीजी। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, मेरे को दिखा 10 टू द पावर 7x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10x का डेरिवेटिव ये रहा और इसकी पावर है, तो ये फॉर्म मैच कर गई। ये रहा मेरा एफ एक्स, ये रहा मेरा एफ डैश एक्स, तो मैं तो डायरेक्ट ही बोल दूंगा ना कि यार ये तो कुछ नहीं, 10 टू द पावर 7 प्लस 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी टाइप क्लियर हो गई होगी। आइए तीसरा, एक बार एक चलिए तीसरी टाइप। तीसरी टाइप क्या कहती है कि अगर आपको फंक्शंस की कंपोजिशन दिखाई दे, फंक्शंस की कंपोजिशन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे इस तरह के फंक्शंस, साइन ऑफ लॉग एक्स,
देखो log x अपने आप में एक फंक्शन है, साइन अपने आप में एक फंक्शन है, तो log x साइन x के अंदर जा रहा है, इस तरह की बातें अगर आपको दिखाई दे, ये कंपोजिशंस होती हैं। तो अगर फंक्शंस की कंपोजिशन दिखाई दे, जैसे मान लो f के अंदर कोई g फंक्शन गया है और बगल में आपको g का ही डेरिवेटिव दिख जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे? कुछ नहीं, जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है, आइडिया रिमेन्स द सेम, जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है, देखो किसका दिख रहा है, जी का, जी का डेरिवेटिव दिखा, जिसका डेरिवेटिव दिखा है आप तो उसी को सब्स्टिट्यूट कर दे और उसके बाद सोल्व करते चले जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैं ये कह दूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे सभी बच्चे। आप देखिए, tan इनवर्स x अपने आप में एक फंक्शन है, साइन अपने आप में एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन गया, दिमाग में क्लिक किया कि यार जो अंदर जा रहा है उसका डेरिवेटिव ढूंढो, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव देखो ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यूं समझ लो, साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या मैं इसको इनटू में 1 बोल दूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये रहा तो सही। तो आप कहेंगे गुरुजी पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी जगह क्या आ गया, डी टी। इस पूरे की जगह तो क्या आ गया, डी टी। यहां क्या बना, साइन, उसके अंदर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, टी, तो साइन टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, माइनस कोस टी प्लस सी। एट द एंड टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, इजी पीजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बालकों, अब तक की क्लास अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं एक और जबरदस्त बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो जबरदस्त बात इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं कितनी जबरदस्त है। आइए करते हैं। जैसे ये एक जबरदस्त बात है अपने आप में, और ये केवल काम करता है लीनियर फॉर्म पर। अब ब्रह्मांड की कोई भी लीनियर फॉर्म कब कहलाती है, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। जैसे कोई भी लीनियर फॉर्म ऐसी दिखती है, ए एक्स प्लस बी। अब यहां पर ए और बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, और एक्स जो है ये मेरा वेरिएबल है। तो प्यारे बाल को जब आप एक्स की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो वो क्या है, यहां पर 1 है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1, यानी कि एक ऐसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1, कहलाती है लीनियर फॉर्म। आप समझिए अब। तो क्या 2x, 2 से कोई लेना देना नहीं, आप तो x की पावर देखिए, 1 है, हाँ ये एक लीनियर फॉर्म है। क्या मैं कह सकता हूं ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, x की पावर -1, पोलिनोमियल होने के लिए तो डिग्री क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। क्या ये एक लीनियर फॉर्म है, हाँ है, x की पावर 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b है ही नहीं, b क्या रहा होगा, 0। यानी ये ऐसे तमाम फॉर्म, जैसे x हुआ, 2x हुआ, 5x हुआ, 2x प्लस 3 हुआ, ये सारे फॉर्म्स क्या है, दीज ऑल आर लीनियर फॉर्म्स। ये सारी की सारी क्या है, लीनियर फॉर्म्स। प्यारे बच्चे, तो अगर आपको लीनियर फॉर्म समझ में आया तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर मान लो किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन
एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेट से हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। अब आप यहां पर देखेंगे कि एफ के अंदर जाने वाली चीज क्या है, एक्स है, और आप पाएंगे कि यार ये तो लीनियर फॉर्म है, यानी कि एफ के अंदर जो आप भेज रहे हैं वो एक लीनियर फॉर्म है, और उसका इंटीग्रेशन अगर ये है, तो प्यारे बच्चों अगर मान लो मैं एफ के अंदर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी भेज दूं, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेम वही रहेगा एफ ऑफ, अभी एक्स की जगह आपने ये भेजा है तो यहां पर भी एक्स की जगह यही भेज दो। बस ध्यान रहे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे, ये ट्रिक है। अभी आप समझिए इस चीज को, जैसे मैं ये कह दूं कि भैया कोस ऑफ 5x प्लस 6 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप तो सिर्फ ये याद रखिए कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और अंदर जो जा रहा है वो लीनियर फॉर्म है, तो कोस ऑफ लीनियर विल बी साइन ऑफ सेम लीनियर, जो यहां है वो यहां। बस ध्यान रहे एक्स का कोफिशिएंट नीचे प्लस सी, ये ट्रिक थी, ये टीरीक थी, टीरीक। अब आई कैसे वो समझेंगे। प्यारे बच्चों ये समझ में आना चाहिए पहले तो, कि अगर f का इंटीग्रेशन कैपिटल F है, स्मॉल f का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल F है, आप तो ये देख रहे हैं कि भैया अंदर अगर x गया है तो यहाँ पर भी x ही है। अगर कोई लीनियर, अब लीनियर को मैं लीनियर से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रहे x का कोफिशिएंट नीचे होना चाहिए। अब बात को समझो ये आया कैसे, ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही आया। मेरे पास देखो क्वेश्चन मान लो ये था, प्यारे बालको मेरे पास क्वेश्चन ये है और मैं चाहता हूं इसका इंटीग्रल निकालना। अब सारे फसाद की जड़ ये ए एक्स प्लस बी है, अगर केवल x होता तब तो ये यही चीज थी सेम, तब तो मेरे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी किसकी वजह से आई, ये ए एक्स प्लस बी की वजह से, x को रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी से, परेशानी ये है। तो प्यारे बाल को अब एक नई ट्रिक बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन में एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये हर जगह वैलिड रहेगा। जहां भी आपको जो पार्ट समस्या खड़ी करता हुआ नजर आए, समस्या देता हुआ नजर आए, परेशानी खड़ा करता हुआ नजर आए, आप उसी पार्ट को हमेशा सब्स्टिट्यूट करके खत्म करने की कोशिश करें। मेरी बात समझिए, कोई जड़ है, किसी बीमारी की कोई जड़ है और आपको वो परेशान करेगी, भविष्य में चल के, फ्यूचर में चल के वो परेशान करेगी, उसको वहीं खत्म करो। मेरे को समस्या ये दिखी ए एक्स प्लस बी, याद रखना ये बात, जो फसाद है की जड़ है, जो समस्या की जड़ है, उसको हमेशा ही सब्स्टिट्यूट करके खत्म करा करें आप। तो ए एक्स प्लस बी मेरे लिए परेशानी, तो मैं क्या करूंगा, यार ये ए एक्स प्लस बी अगर ना होता ना तो मैं इसको अप्रोच कर लेता, तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी को ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था किसी का डेरिवेटिव दिखे तो ही बात होगी ना, तो लो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव चाहिए तुम्हें, यही तो पंगा है, यही तो परेशानी है तुम्हारे साथ। हाँ यही परेशानी है गुरुजी, तो मैं कह देता हूं भैया ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, तो मैंने इसको क्या किया बच्चे, ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड कर दिया, कोई तकलीफ नहीं, इस ए को अंदर लेके चला गया। चलो तो क्या दिख जाएगा, 1/a। कुछ देर के लिए क्वेश्चन को डिले कर रहा हो, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, एक बच्चा परेशान हो जाता है नई नई बातें सुन के। भाई हमें तो किसी चीज का, अब ये एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, अपने आप में एक फंक्शन हो सकता है, यूं समझ लो, कंपोजिशन के नजरिए से समझो, एफ के अंदर एक नई चीज जा रही, तो जो अंदर जा रहा है उसका डेरिवेटिव मेरे को चाहिए ना, तो मैंने बगल में क्या दे दिया, डेरिवेटिव, ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी किया, अपने चाचा की सरकार तो है नहीं, अब रख दो ए एक्स प्लस बी को टी, ऐसे समझ लो आप इस चीज को। या आप यूं समझ सकते हैं, जो चीज हमें परेशानी देती है इंटीग्रेशन की दुनिया में, हम उसी को टी रख के खत्म करते हैं। तो प्यारे बाल को ए एक्स प्लस बी को मैंने जैसे टी रखा, आप कहेंगे गुरुजी ए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो देखो ए और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, इस और इसकी जगह तो क्या आया, डी टी, और यहाँ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी, भाई इसको टी रख दिए। अब एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ टी। देखो जब एफ ऑफ एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, तो एफ ऑफ टी का डी टी के रेस्पेक्ट में कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। एट द एंड टी की वैल्यू रख दो। तो यही तो मैंने सिखाया आपको,
कि आप इतनी भसड़ी क्यों लेते हो, इतनी परेशानी क्यों लेते हो, दिमाग को क्यों इतना परेशान कर रहे हो आप। अगर आपके पास फंक्शन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन दिख रही तो आप तो सिर्फ ये देखिए ना एफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ, अंदर जो है वैसे का वैसा, ध्यान रहे एक्स का कोफिशिएंट नीचे, वही तो तमाम बातें हुई है आपके सामने। आई होप नाउ यू गोट द आइडिया। अगर ये बात समझ में आई है तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आसान सा है, लेने के पीछे कारण यही है। अब देखो साइन ऑफ एम एक्स, एम एक्स क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन देखो आप तो माइनस कोस, लीनियर है, लीनियर, ध्यान रहे एक्स का कोफिशिएंट नीचे प्लस सी। मैं एक लाइन में आंसर लिखूंगा इसका, एक लाइन में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बेहतरीन, सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ये तो बड़ा आसान है। देखो प्यारे बच्चे आप देखिए, टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव, टेन का देखो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, रूट एक्स है अंदर तो रूट एक्स, और फिर रूट एक्स करेंगे तो टू रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जिस पार्ट का जो डेरिवेटिव दिखे उसी को टी रख दे। तो मेरे को दिखा टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव कहीं, तो मैंने इसको क्या रख दिया, टी। प्यारे बाल को टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर, चेन रूल, टेन डब्बे का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर डब्बा इनटू, अब अंदर वाले अंदर जाइए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो आपके पास तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स है, ये दो फालतू में, इसको उधर भेज दो। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 डी टी। इस बात का मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया, टेन रूट एक्स को आपने क्या रखा है, टी, तो टी की पावर 4, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 2 डी टी, दो कॉन्स्टेंट है बाहर, साथ में क्या है, डी टी। आंसर इज 2 times t to the power 5 by 5 plus c। एट द एंड हमने t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू क्या है, 10 रूट एक्स, 10 to the power 5 रूट एक्स by 5 plus c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बाल को बड़ा आसान है इंटीग्रेशन, अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। देन जैसे इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को, अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को, ये यहां पर 1 है, ऊपर कट गया है थोड़ा सा। तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, 1/x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो देखो 1 प्लस log x का डेरिवेटिव ये रहा 1/x, जिस पार्ट का जो डेरिवेटिव दिखे तो उस पार्ट को ही आप क्या रख देंगे, t। तो आप क्या कहेंगे, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। प्यारे प्यारे बच्चे ये बन गया 1/x dx विल बी इक्वल टू dt, यानी कि 1/x dx को क्या रखना है, dt, 1 प्लस log x को क्या रखना है, t, 1/t टाइम्स dt, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे विच इज 1 प्लस log x प्लस c। समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। इस पे आएंगे, प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 टाइम्स एक्स टू द पावर 5 dx। समझेंगे, अब अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देखें तो उसके डेरिवेटिव में तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, नहीं दिख रहा। एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव देखेंगे तो उसमें भैया एक्स टू द पावर 4 नजर आएगा, वो भी नहीं दिख रहा। तो थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ी चालाकी दिखाएं, तो क्या करें प्यारे बच्चे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे को दिख गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को क्या रखना है, टी। लेकिन अगर एक्स क्यूब को अगर आप टी रख देंगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। समझो क्या, क्वेश्चन के अंदर 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। एक्स क्यूब को अगर आपने टी रखा तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और यहां से आप कहेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई 3। अब इसको आप फॉर्मुलेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या बनेगा, t -1
टू द पावर 1/3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई 3। एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया, टी। अब फिर से फंस गए आप। अब आप कहेंगे अगर ये t-1 की पावर 1/3 ना होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। अब आप वापिस से t-1 को कुछ रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ इतना ना करके, आप इतनी परेशानी ना उठा के इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। आप x³ -1 को t रख दें बजाय कि x³ को t रखें, क्योंकि x³ -1 के डेरिवेटिव में भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। x³ -1 के डेरिवेटिव में भी तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जो कि आपको लास्ट में चल के परेशान कर रहा था। आप उसको खत्म कर सकते हैं यहाँ से। तो आ जाओ, आप कहेंगे लेट x³ -1 इक्वल्स टू t, 3x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt बाई 3। अब आप इसको खेल लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर t टू द पावर 1/3, ये 1/3 और x³ यहाँ पर क्या है, x³ की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से सोच सकते हैं। x³ इज नथिंग बट t+1, तो इंटू t+1। एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, dt/3। 1/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब आप देखो ये हल्की फुल्की अलजेब्रा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन, और क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस t टू द पावर 1/3 dt। प्यारे बाल को बेस सेम पावर एडअप हो जाएंगी जब चीजें प्रोडक्ट में हो। तो क्या आएगा, 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 1, 3 एलसीएम, ऊपर बनेगा 4 नीचे 3, तो 4/3 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास t टू द पावर 1/3। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 6 के ऊपर आएंगे। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 6th वन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है, परेशानी को समझो इसकी को। कह रहा है 1/1 + 10x dx। ये क्वेश्चन ऐसा भी दिख सकता है आपको, 1/1 - 10x dx, या फिर ये ऐसा भी दिख सकता है 1/1 + cot x dx। सबका तरीका सेम है, सुनते जाओ बस, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। प्यारे बाल को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले, स्टैंडर्ड तरीका है इसका। क्यों कर रहे हैं, आइडिया वही है, कहीं किसी का डिफरेंशिएशन मेरे को क्रिएट करना है, कहीं किसी पार्ट का कहीं चल के मेरे को डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। एक बार मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से सोल्व करता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा क्या किया है हमने। प्यारे बाल को 10x को गणित वाली मैडम ने ये सिखाया था बचपन में कि कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में समझ में ना आए तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले, तो हमने कर लिए। एलसीएम एलसीएम लिया तो कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से 2 घटा, सेम चीजें दिखाई देंगी आपको। आफ्टर दैट नाउ व्हाट, अब क्या करें, इस दो, ये 2 टाइम्स कोस एक्स है, इसको आप अलग अलग लिख लें, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। देखो कोस एक्स प्लस कोस एक्स इज 2 कोस एक्स। अब देखो ऊपर जब कोस बन जाए तो इसमें साइन एक्स जोड़ दें और साइन एक्स घटा दें। अब अलग अलग डिवाइड कर दें, इस पार्ट को अलग से क्लब किया, इस पार्ट को अलग से क्लब किया, तो यहां क्या दिखेगा, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। और यहां क्या दिखेगा, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx।
देखो प्यारे बच्चे, कट गया। मेरे पास जो ये क्वेश्चन था इनिशियल स्टेज में क्वोशेंट की फॉर्म में था, मैंने कुछ जुगाड़ पानी लगाया, इसको दो अलग अलग फंक्शंस में तोड़ा, उनके सम में तोड़ा है। यहाँ क्या बनेगा, वन, वन का इंटीग्रेशन मुझे आता है। इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन। देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x। तो नीचे एफ एक्स, ऊपर एफ डैश एक्स। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा कि गुरुजी आ गया हाफ टाइम्स, यहां से तो वन आया, वन का इंटीग्रेशन x प्लस, ये देखो नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, मैंने फॉर्म पढ़ाई थी आपको, टाइप फर्स्ट याद करो, log ऑफ एफ एक्स विच इज cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इतना छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सेवेंथ भी कर ही लेते हैं। रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स कोस एक्स। देखो सेवेंथ क्या कह रहा है, रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स। सारी बातें वो की वो हैं, तमाम बातें मैं हर बार क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मुलेट करूंगा, ऐसे ही बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि कॉन्सेप्चुअली मैं सीख के आया हूं। अब मैं जानता हूं कि यार टेन एक्स अगर दिख रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स मांगेगा, तो चलो सेक स्क्वायर एक्स बनाते हैं। कोस एक्स तो मेरे पास है, अगर नीचे एक कोस और आ जाए तो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स इज योर सेक स्क्वायर एक्स। तो हम नीचे कोस स्क्वायर एक्स बना लेते हैं बच्चे। और वो कैसे बनेगा, जबरदस्ती हमने कोस एक्स से, देखो साइन एक्स को मैं कोस एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, कोस एक्स से मल्टीप्लाई, तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स। देखो एक कोस से एक कोस कटा, वापिस से वही, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर तो रूट टेन एक्स, नीचे साइन एक्स बाई कोस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं टेन एक्स, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो रूट टेन एक्स नीचे टेन एक्स, ये कटेगा, तो क्या हमारे पास ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स ही बचेगा, नीचे रूट टेन एक्स आ जाएगा। जी हाँ, याद करो जिस पार्ट का डेरिवेटिव दिखे उसी को रख दो टी, तो आप कहेंगे लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऊपर तो आ गया डी टी, नीचे आ गया हमारे पास रूट टी। और रूट टी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। इसके अंदर वही एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो एक ऐड किया, क्या हो रहा है लाइट को, जो आया वो ही नीचे, और फाइनली ये क्या आ जाएगा नीचे, देखो वन माइनस हाफ इज प्लस हाफ, जो कि ऊपर चला जाएगा दो। अरे भाई मत करो, एक सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर देखो टी की पावर हाफ बची, सिंपली उसको क्या बोल सकते हैं रूट टी प्लस सी। तो इसको ऐसे याद रखे, वन बाई रूट एक्स का, इसको याद रख लेंगे आप, वन बाई रूट एक्स डी एक्स, ये क्या होता है टू रूट एक्स प्लस सी। तो अभी वन बाई रूट टी डी टी था, तो टू रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख लेना, अब आप कर लेंगे सोलेंट गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे ये क्वेश्चन है प्यारे बाल को, मैं डायरेक्ट खत्म कर रहा हूं। देखो नीचे इसके ऊपर फोकस करो प्यारे बाल को, अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, ये 9 है। एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव 10 टाइम्स एक्स टू द पावर 9। ये ए टू द पावर एक्स फॉर्म है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए।
तो 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव ये रहा, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन ये रहा fx, ये रहा f डैश x। तो डायरेक्ट आंसर log ऑफ fx x टू द पावर 10। खत्म। समझ में आया? आई होप कोई दिक्कत इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर आएंगे। देखो मैंने आपको सिखाया है, जो तुम्हें समस्या लगे, देखो यहाँ लीनियर, तुम्हें ये वाली लीनियर तुम्हें परेशान करती हुई नजर आएगी, जो फसाद की जड़ है, जो मुद्दा है, उसी को आप टी रखिए, उसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो आप कहेंगे गुरुजी लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा ऊपर साइन x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगी t माइनस है, तो साइन ऑफ t माइनस है, नीचे क्या आ जाएगा साइन t dt। केवल आपने इतना सा काम किया और क्वेश्चन खत्म हो गया है बच्चों। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ऊपर क्या बन रहा है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन टी से साइन टी उड़ा, तो यहाँ क्या बचेगा केवल कोस ए डी टी, यहाँ साइन ए इंटू कोस टी बाई साइन टी इज कोट टी डी टी। याद करो याद करो, इसके पास तो टी है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा, तो कोस ए बाहर आया और अंदर बचा 1 का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी, तो टी को से आंसर होगा। साइन ए बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके पास टी नहीं है, तो ये कांस्टेंट, तो साइन ए बाहर आ गया। प्यारे बच्चे समझ में आया? कोट टी का लॉग साइन टी। अरे खत्म, फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, प्लस सी एट दी एंड टी की वैल्यू रख देना, सोल एंड गेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है। देखो ये वाली समस्या है, तो आप करेंगे पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले बच्चे तो क्या हो जाएगा t माइनस 4। क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करें, x की जगह क्या आएगा t माइनस 4, नीचे क्या आएगा रूट टी dt, अलग अलग डिवाइड करो, t को रूट टी से डिवाइड किया रूट टी, और यहाँ क्या आएगा 4 बाई रूट टी dt छूट गया तो रूट टी का क्या हो जाएगा टी टू द पावर 3/2, 3/2 नीचे तो 2 ऊपर, माइनस 4 टाइम्स ये वही 1/रूट टी है, 1/रूट टी का आंसर 2 रूट टी प्लस सी। एट द एंड टी की वैल्यूज रखिए, सोल एंड गेट। तो ये था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ। अभी तो 1.5 घंटा ही हुआ है, कोई खास बात नहीं। आ जाओ प्यारे बालकों, मेरे ख्याल से चलो फिर ज़्यादा हो जाएगा, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 घंटा काफ़ी होता है, वैसे भी आपका ये कीमती समय है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू गाइस।